ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द पावर सिमेट्री बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। देखो, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और ऑफिस ऑफ गवर्नर के बीच में एक पावर सिमेट्री है। रीजन बीइंग, इंडिया में सेंटर और स्टेट दोनों लेवल्स पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है। इसीलिए जो रोल सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट प्ले करते हैं, सिमिलर रोल स्टेट लेवल पे गवर्नर प्ले करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस पावर सिमेट्री। कहाँ कहाँ पे डिफरेंसेस हैं पावर्स में, किस तरह से गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है और किस तरह से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। ठीक है, पहले देखते हैं कि सिमेट्री क्या है प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऑफिस में। देखो, पहली बात तो प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, सिमिलरली गवर्नर इज पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब एक चीज समझनी है कि प्रेसिडेंट के अलावा यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वहीं पे स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर के अलावा चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल होते हैं। जो काम यूनियन लेवल पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का होता है, वो ही स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल का होता है। एक चीज ध्यान रखनी है कि स्टेट लेवल पे कोई वाइस गवर्नर नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेट एग्जीक्यूटिव का कंपोजिशन है एंड ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का कंपोजिशन है। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो डेफिनेशन है अंडर आर्टिकल 79, वहां पे मेंशन्ड है कि पार्लियामेंट विल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेज, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट क्यों होते हैं प्रेसिडेंट? क्योंकि प्रेसिडेंट की एसेंट के बिना कोई भी बिल, फाइनल लॉ और एक्ट नहीं बन सकता। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी कंपोजिशन क्या है स्टेट लेजिस्लेचर का? गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर एप्लीकेबल। बिकॉज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हर एक स्टेट में नहीं होती हैं, इसीलिए जहां एप्लीकेबल है वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल को ऐड कर दिया जाएगा, अदरवाइज गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि कौन से स्टेट्स में एज ऑफ नाउ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। अब देखो, यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन, और ये कहाँ पे मेंशन्ड है? ये आर्टिकल 53 में एक्सप्लिसिटली स्टेटेड है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है यूनियन की, वो किसमें वेस्टेड है? प्रेसिडेंट में। सिमिलरली आर्टिकल 154 के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। तो दोनों का रोल सिमिलर हो गया, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि सेंट्रल लेवल पे और यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट नॉमिनल और सेरेमोनियल हेड का काम करते हैं। सिमिलरली गवर्नर भी स्टेट लेवल पे नॉमिनल और सेरेमोनियल हेड होते हैं। चीफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड एट द स्टेट लेवल, और यूनियन के केस में पीएम इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। लेकिन अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आती है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन, तो दैट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, बिकॉज एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में ही वेस्टेड है। जब तक वर्ड्स नॉमिनल और सेरेमोनियल या फिर रियल एग्जीक्यूटिव, इस तरह के कीवर्ड्स अगर जब तक साथ ना हो, तब तक ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट होगी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। ठीक है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड पीएम। इसीलिए जो प्रेसिडेंट है उनको हेड ऑफ द इंडियन स्टेट बोला जाता है, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? पीएम होते हैं, बिकॉज ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो किसके नाम पे लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे। और ये चीज कहाँ मेंशन्ड है? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 77 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 77 डील करता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस से, जिस तरह से आर्टिकल 53 डील करता है स्टेटस और पावर से। बता दिया कि पावर किसके अंदर वेस्टेड है? प्रेसिडेंट में। लेकिन जो आर्टिकल 77 है वो डील करता है एक्शन से रिलेटेड और प्रोटोकॉल से रिलेटेड, और वहां पे ये मेंशन्ड है कि इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस की ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस विल बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एट द यूनियन। सिमिलरली स्टेट लेवल पे आर्टिकल 166 है जो बोलता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट विल बी टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। ये पूरा सिमेट्री हो गई, जो चीजें यूनियन पे रिपीट हो रही हैं सिमिलर चीजें स्टेट लेवल पे रिपीट हो रही हैं। एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी। कंट्री में जो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर। ही इज द हेड ऑफ ऑल डिफेंस फोर्सेज। ऑल्सो प्रेसिडेंट इज एट रैंक 1 इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ये देखो, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस और टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में क्या है? प्रेसिडेंट इज एट द रैंक 1, सेकंड रैंक पे वाइस प्रेसिडेंट है, थर्ड रैंक पे प्राइम मिनिस्टर है, फोर्थ रैंक पे आते हैं गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। अब 1 2 3 ये तीनों कौन है? ये मेंबर्स ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव है। तो उनके बाद किसका नंबर आ रहा है? गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। कह सकते हैं कि जो स्टेट लेवल पे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी कौन हो गए? गवर्नर हो गए। ठीक है, गवर्नर इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इन अ स्टेट। ओके, तो मान लो आपको गवर्नर के बारे में बहुत स्पेसिफिक चीजें नहीं भी पता है, तो भी जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो पर्टिकुलर चीज को प्रेसिडेंट पे अप्लाई करके देखो। अगर जो चीज प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई हो रही है तो वो चीज गवर्नर के लिए भी अप्लाई हो जाएगी बाय एंड लार्ज। कीप दिस इन माइंड।
नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशंस। देखो क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, एक तरह से इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 58 डील करता है प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस से रिलेटेड। वहां पे 4 क्वालिफिकेशंस मेंशन है आर्टिकल 58 में कि ही सी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स, एंड ही और सी मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द लोकसभा इलेक्शंस। अब लोकसभा इलेक्शंस की क्या क्वालिफिकेशंस हैं? पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, देन एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, एंड देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग ही और सी मस्ट बी अ वोटर और इलेक्टर इन द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द कंट्री। इस तरह के कुछ प्रोविजंस हैं। तो दैट इंडिविजुअल शुड क्वालिफाई फॉर दिस लोकसभा इलेक्शंस। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मस्ट नॉट बी होल्ड बाय दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिनको नहीं पता उनके लिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि आपको कहीं और से भी फाइनेंशियल गेन्स या फिर इन्फ्लुएंस और पावर तो नहीं मिल रही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मल्टीपल सोर्सेज से फाइनेंशियल गेन्स या इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने के चांसेस हैं और देयर कैन बी ए डिस्टोर्शन इन द लॉयल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिस टुवर्ड्स मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इतना ध्यान रखो। अब देखो गवर्नर के कोरस्पॉन्डिंग आर्टिकल 157 में क्वालिफिकेशंस गिवन है। 2 क्वालिफिकेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट ही और सी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। सिर्फ ये 2 बातें बोली गई हैं क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर के नाम पे। बाकी कोई ऐसे स्पेसिफिक हाउस वाली रिक्वायरमेंट नहीं है जो प्रेसिडेंट के केस में लोकसभा की क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट के केस में क्वालिफाइड फॉर द लोकसभा इलेक्शन होना चाहिए, ऐसे गवर्नर के केस में कोई स्पेसिफिक हाउस की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। साथ में गवर्नर के केस में भी ही और सी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, बट ये चीज क्वालिफिकेशंस में मेंशन नहीं है, ये आर्टिकल 158 कंडीशंस ऑफ द ऑफिस में मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली कंडीशन है गवर्नर के लिए, ये क्वालिफिकेशंस में मेंशन नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट के लिए ये चीज क्वालिफिकेशंस में भी मेंशन्ड है और कंडीशंस ऑफ ऑफिस में भी मेंशन्ड है। हम अभी आगे देख लेंगे, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो प्रेसिडेंट के लिए जो भी नॉमिनेशंस होंगे तो एवरी नॉमिनेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय 50 प्रपोजर्स एंड देन 50 सेकेंडर्स, मींस एटलीस्ट 100 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट टू कंटेस्ट द प्रेसिडेंट इलेक्शंस, ठीक है। और एक चीज ये होनी चाहिए कि हर एक जो कैंडिडेट है जो ऑफिस के लिए कंटेस्ट कर रहा है उनको 15,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ेगी आरबीआई को, और अगर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने लेस देन 1/6 वोट एक्वायर किए फाइनल इलेक्शंस के बाद तो उनकी जो 15,000 वाली सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये फॉरफिट हो जाएगी। सो अगर ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड चाहिए, वापस चाहिए, तो क्या होना चाहिए, कैंडिडेट को एटलीस्ट 1/6 ऑफ द वोट एक्वायर करने पड़ेंगे, ओके। गवर्नर के लिए ऐसी कोई कंडीशन है नहीं क्योंकि गवर्नर के लिए इलेक्शन ही नहीं होते, गवर्नर इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां तो सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन गिवन है गवर्नर के लिए, बाकी कुछ क्राइटेरियाज है क्या। तो देखो सरकारिया कमीशन जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया था इन 1983 फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशंस, तो सरकारिया कमीशन ने भी कुछ सजेशंस दी थी, रिकमेंडेशंस दी थी विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स। क्यों? क्योंकि गवर्नर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। गवर्नर इज ऑल्सो नोन एज द एजेंट ऑफ द सेंटर। क्यों? क्योंकि सेंटर उनको अपॉइंट करते हैं। दो एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, ठीक है, लेकिन सेंटर ने अपॉइंट किया है तो ही ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ द एजेंट ऑफ द सेंटर, ये चीज डिनाई नहीं की जा सकती, ठीक है। अब देखो सरकारिया कमीशन ने क्या क्या सजेशंस दी थी कि ही और सी मस्ट बी एन एमिनेंट पर्सन इन सम वॉक ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है सोशल सर्विस में। देन ही मस्ट बी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट टू इंश्योर न्यूट्रलिटी, क्योंकि अगर सेम स्टेट से बिलोंग करेंगे तो चांसेस है कि वो न्यूट्रल ना रह पाए। एंड ही और सी मस्ट बी डिटैच्ड फिगर फ्रॉम द लोकल पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। साथ ही और सी हैव नॉट टेकन पार्ट in the politics particularly in recent past. Again the purpose is to maintain the neutrality. साथ ही सरकारी कमीशन ने एक बात बोली थी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट शुड बी कंसल्टेड बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। पर्पज क्या है? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम, ठीक है। अब गवर्नेंस की स्मूथ फंक्शनिंग कैसे होगी? क्योंकि पता है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिल लेके आती है वो बिल किसके पास जाते हैं? गवर्नर के पास जाते हैं एसेंट के लिए। गवर्नर की एसेंट के बाद ही एक्ट बनते हैं। तो अभी हमने रिसेंट में जैसे न्यूज में देखते रहते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स गवर्नर कीप सिटिंग ऑन द बिल्स एंड वो जाके फिर एक्ट्स बन ही नहीं पाते, इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाते हैं। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये सजेशन गिवन थी कि चीफ मिनिस्टर की कंसल्टेशन के बाद ही गवर्नर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। दो प्रैक्टिकली ये चीज फॉलो नहीं हो रही है, इट वाज जस्ट अ रिकमेंडेशन और सजेशन। अब देखो नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ ऑफिस। अभी हमने देखो क्वालिफिकेशंस देखा, तो क्वालिफिकेशंस बेसिकली क्या है? जैसे कोई भी चेयर या फिर ऑफिस है
तो उसमें एंट्री करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो होता है क्वालिफिकेशन। लेकिन मान लो आप इस पर्टिकुलर चेयर के लिए एंटर हो गए हो, तो उस कंडीशन में जो रूल्स और कंडीशंस अप्लाई होंगी दोज कम अंडर कंडीशंस ऑफ द ऑफिस, और ये जनरली इसलिए डिफाइन होती हैं टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिस। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ऑफिस है तो उसकी इंडिपेंडेंस और डिग्निटी को मेंटेन करना होता है, दैट्स व्हाई सच कंडीशंस ऑफ ऑफिस कम इनटू प्ले। अब देखो, प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए जो ये कंडीशंस ऑफ ऑफिस है वो एकदम सिमिलर है, बस आर्टिकल डिफरेंट है। प्रेसिडेंट के लिए ये कंडीशंस ऑफ ऑफिस आर्टिकल 59 में मेंशन्ड है, लेकिन गवर्नर के लिए दिस इज मेंशन्ड इनटू आर्टिकल 158। ठीक है, अब एक चीज समझने वाली है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है कि चाहे तो प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, दे कैन नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, और अगर किसी मेंबर को प्रेसिडेंट या गवर्नर बना दिया गया है तो उनको ऑफिस में एंटर करने से पहले अपनी पर्टिकुलर वो हाउस की सीट वैकेट करनी होगी। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन्ड है कि दे कैन नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते दोनों, प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर। ऑफिशियल रेजिडेंस, देखो जो प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है उसको राष्ट्रपति भवन बोला जाता है, गवर्नर का ऑफिशियल रेजिडेंस इज नोन एज द राजभवन। अब दोनों के केस में कंडीशन क्या अप्लाई होती है कि दीज डिग्निटरीज are entitled for the services of the official residence without payment of rent। मतलब वो जैसे प्रेसिडेंट की बात करें तो वो राष्ट्रपति भवन की जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी फैसिलिटीज हैं, उनका यूज कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ एनी रेंट। और ये सेम चीज गवर्नर के लिए अप्लाई होती है while he or she is using राजभवन। ठीक है, अब इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस की बात जब आती है तो कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है दोनों के केस में, प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर। प्रोटेक्शन ऑफ द सैलरी, अब जब इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस पार्लियामेंट ने डिटरमाइन कर दिए तो ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस, मान लो एक प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर है और उनका ऑफिस चल रहा है, तो उस 5 ईयर का जब टर्म चल रहा है प्रेसिडेंट या गवर्नर का, तो उस ड्यूरेशन में उनकी इमोल्यूमेंट्स, सैलरीज और अलाउंसेस को रिड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये दोनों के लिए सिमिलर पॉइंट है और ये कंडीशंस ऑफ ऑफिस में मेंशन्ड है। पर्पज सेम है, टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस और डिग्निटी ऑफ द हाउस। अब एक चीज ध्यान रखनी है, सैलरीज, अलाउंसेज एटसेट्रा दोनों के केस में पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। लेकिन मान लो एक पर्टिकुलर गवर्नर है और वो 2 स्टेट्स को देख रहे हैं, इफ ही और सी इज अपॉइंटेड एट द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, तो क्या उनकी सैलरी डबल हो जाएगी? नहीं ना, द सैलरी विल नॉट बी डबल बट सैलरी विल बी शेयर्ड बिटवीन द स्टेट्स इन ए प्रोपोर्शन डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। ये चीज ध्यान रखनी है, डिटरमाइन कौन करेगा सैलरी? पार्लियामेंट। लेकिन जब एक गवर्नर, जैसे एज पर द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अ पर्टिकुलर गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मोर देन 1 स्टेट, तो जब वो मोर देन 1 स्टेट्स को अपॉइंटेड है तो उस कंडीशन में उनका सैलरी शेयर किस स्टेट से कितना आएगा वो कौन डिसाइड करेंगे? प्रेसिडेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आती है इम्यूनिटी और पर्सनल सेफ्टी। देखो आर्टिकल 361 के अंडर इन दोनों ऑफिसेस, प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर के लिए क्या क्या इम्यूनिटीज है, क्या क्या सेफ्टीज है, प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है, वो मेंशन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑफिशियल एक्शंस की बात करें तो ऑफिशियल एक्ट्स में इनको दोनों ऑफिसेस को कंप्लीट पर्सनल इम्यूनिटी है, इनको किसी भी कोर्ट में लायबल नहीं ठहराया जा सकता फॉर देयर एक्शंस। ठीक है, तो वी कैन से देयर इज कंप्लीट इम्यूनिटी इन केस ऑफ द ऑफिशियल एक्ट्स। और अगर पर्सनल एक्ट्स के केस में देखा जाए तो पर्सनल एक्ट्स में भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो नहीं होंगी और उनको अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट भी नहीं दी जा सकती। अगेन पॉइंट यही है कि ऑफिस की अपनी एक डिग्निटी है, तो ये सब काम तो नहीं कर सकते हैं। पर्सनल एक्ट्स के केस में क्या हो सकता है? सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिविल मैटर्स हैं, मान लो मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड कुछ केस है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ केस है, तो इस तरह के केसेस में प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्रेसिडेंट या गवर्नर को 2 मंथ्स का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद ये प्रोसीडिंग्स टेक प्लेस कर सकती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि ऑफिशियल एक्शंस में कंप्लीट इम्यूनिटी है फ्रॉम लीगल लायबिलिटी, पर्सनल एक्ट्स में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और इम्प्रिजनमेंट वगैरह तो बिल्कुल नहीं हो सकती, सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं बट दैट कैन ऑल्सो बी स्टार्टेड आफ्टर गिविंग 2 मंथ्स ऑफ नोटिस। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया, तो जितना पढ़ा है मोस्ट ऑफ द चीजें अभी हमने जो पढ़ी हैं वो सिमिलर चीजें पढ़ी हैं कि जो सिमेट्री है वो देखी है, प्रेसिडेंट गवर्नर के बीच में क्वालिफिकेशंस देखी हैं, एंड देन कंडीशंस ऑफ ऑफिस देखा है, एंड पर्सनल इम्यूनिटी। अब ये सारी चीजें ना बाय एंड लार्ज दोनों ऑफिसेस के लिए इक्वल है। इनसे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं। 1997 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट है कि प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यस, अभी हमने कंडीशंस ऑफ ऑफिस वाले स्लाइड में देख लिया था, आर्टिकल 59 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है कि वो प्रेसिडेंट किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होंगे। द सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज। यस, एज पर द आर्टिकल 79। तो ये दोनों बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, ये चीज ध्यान
ध्यान रखनी है। तो ये बातें ट्रू तो है ही, यहाँ पे देखना था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेटेड है कि नहीं। यस, बोथ द मैटर्स स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड बी डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन द रिसेंट पास्ट। अगेन जो भी हमने अभी सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन देखी थी विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, वो सबको इन्होंने एक जस्ट पैराग्राफ में समराइज कर दिया। तो करेक्ट आंसर इज सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था। अब देखो, मान लो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में ये चीज नहीं भी पता हो तो आपको रिस्क लेना चाहिए, बिकॉज सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन से डील करता है और ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन से डील करते हैं, बाकी कमीशंस भी। बट सरकारिया कमीशन हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन, उनकी रिकमेंडेशंस क्वाइट वाइड एंड ब्रॉड, तो रिस्क लिया जा सकता था कि हाँ गवर्नर के कोरस्पॉन्डिंग ये हो सकता है सरकारी कमीशन ने मेंशन की हो। अब देखो 2018 का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। अब देखो, अभी हमने देख लिया था कि गवर्नर हो या प्रेसिडेंट हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो नहीं हो सकती इसी भी हाल में। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ये चीज भी कंडीशंस ऑफ ऑफिस में अभी हमने बात कर ली थी, प्रोटेक्शन ऑफ सैलरीज वगैरह में। तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर दोनों के लिए चीज अप्लाई होती है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर आल्सो। देन 2025 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया गवर्नर की इम्यूनिटी से रिलेटेड। गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। यस, ऑफिशियल एक्ट्स के केस में उनको दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, और कह सकते हैं कि दे आर गिवन पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटीज। देन सेकंड स्टेटमेंट बोलती है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट गवर्नर। यस, ये रिपीटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट ओनली, करेक्ट है ये भी। देन थर्ड स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाने के लिए मिक्स कर दी है स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के कोरस्पॉन्डिंग जो इम्यूनिटी है उससे। देखो, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द हाउस। यस, जो आर्टिकल 194 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे जो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी प्रिविलेजेस की बात की गई है, और ये बोला गया है कि एज पर आर्टिकल 194 जो मेंबर्स हैं असेंबली के, वो हाउस के अंदर कुछ भी बोले, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी लायबिलिटीज और एनी एक्शंस बाय एनी कोर्ट। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि एमएलए बाहर आके कुछ बोल रहे हैं आउटसाइड द हाउस तब भी वो इम्यून रहेंगे, नहीं। वो आर्टिकल 194 के अंडर तब तक प्रोटेक्टेड है जब तक वो इनसाइड द हाउस है। आउटसाइड द हाउस कुछ भी बातें करेंगे तो एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये एक तरह से प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ असेंबली को मिक्स कर दिया था गवर्नर के प्रिविलेजेस से या फिर गवर्नर की इम्यूनिटी से अंडर आर्टिकल 361। तो यहाँ भी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर इज डी। ओके, अब हम बात करने वाले हैं ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली लोग इतना डिस्कस नहीं करते, बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस पर प्रीवियस ईयर्स में 1997 में क्वेश्चन एक मेरे को मिला है। ठीक है, तो हायर चांसेस है कि अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज काफी टाइम से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, तो डोंट इग्नोर सच पोटेंशियल थीम्स और टॉपिक्स। तो देखो, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की जो ओथ है वो थर्ड शेड्यूल में मेंशन नहीं है। ठीक है, थर्ड शेड्यूल बेसिकली किसके बारे में है? थर्ड शेड्यूल जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, लाइक जैसे मिनिस्टर्स हो गए, एमपीज, एमएलए, जजेस वगैरह, तो उनकी ओथ को थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया गया है। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इन तीनों की ओथ थर्ड शेड्यूल में नहीं मिलेगी। दे हैव ओथ्स डायरेक्टली इनसाइड द मेन आर्टिकल्स। फॉर एग्जांपल, प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो आर्टिकल 60 में है, गवर्नर की जो ओथ है वो आर्टिकल 159 में है, वाइस प्रेसिडेंट की 69 में। ठीक है, आर्टिकल्स हो सकता है ना भी याद हो आपको, बट इतना जरूर याद रखना है कि इनकी ओथ थर्ड शेड्यूल के अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है, बेसिकली पहले ये समझो कि ओथ होती क्या है। ओथ एक काइंड ऑफ प्रोमिस है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पोजीशन को होल्ड करने वाले हो, तो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे जाने से पहले आपको एक प्रॉमिस करना पड़ता है कि आप उस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड करने के टाइम पे इन चीजों से अडहेयर करोगे। मींस फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की जो ओथ है वो एकदम सिमिलर है, क्योंकि जो रोल यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट का है वही स्टेटस स्टेट लेवल पे गवर्नर का है। तो दोनों की ओथ में क्या क्या पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट है टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। सेकंड पॉइंट है टू प्रिजर्व, protect and defend the constitution and the law. Then third है to devote himself to the service and well-being of the people of India in case of the president and to the people of the state in case of the governor. Got it? देखो, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ये चीज ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की ही दो ऐसे फंक्शनरीज हैं जिनको ये स्वेयर करना पड़ता है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ये वाली जो बात है ना, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसी और फंक्शनरी के लिए नहीं है। ठीक है,
एग्जाम में डायरेक्टली ये ऑप्शंस में आ सकता है कि ये वाली ओथ किसके लिए है, तो ये है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए ओनली। ठीक है, अब ये जो ओथ है ये कौन एडमिनिस्टर करते हैं? बेसिकली जो प्रेसिडेंट की केस में एडमिनिस्टर की जाती है बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी वजह से नहीं अवेलेबल है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और गवर्नर के केस में चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं अवेलेबल है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, बिकॉज ऐसा लग सकता है कि गवर्नर को हो सकता है प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते होंगे बिकॉज गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट नहीं, जो ओथ होती है दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान हो गए। अब देखो एक चीज है कि जो ओथ की नेसेसिटी क्या होती है, मतलब व्हाई द ओथ इज नेसेसरी टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी, कि भाई आपने ऐसा बोला था, आपने ऐसी ओथ ली थी, ऐसा प्रॉमिस किया था, और अगर आपने उस चीज को वायलेट किया है तो यू आर लायबल टू बी रिमूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हम प्रेसिडेंट का एक केस लें तो प्रेसिडेंट को एक ओथ लेनी पड़ती है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, और प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट ग्राउंड क्या है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका डायरेक्टली मतलब यही निकलता है कि आपने ओथ को ब्रेक किया है, मींस जो डिफेंड करने की बात करी गई थी उसको डिफेंड नहीं किया, आपने वायलेट किया है। तो आपको एक रिलेशन भी समझ में आ रहा होगा ना कि इम्पीचमेंट ग्राउंड और द पॉइंट्स ऑफ द ओथ में, समझ में आया? बट एक चीज ध्यान रखनी, जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जस्ट वांटेड टू गिव यू एन एग्जांपल कि किस तरह से ओथ आपकी इम्पीचमेंट ग्राउंड से रिलेट हो रही है समहाउ। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जो थर्ड शेड्यूल में भी जो लोग हैं उनकी भी ओथ्स वेरी करती हैं, जैसे ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मोस्ट ऑफ द फंक्शनरीज के लिए अप्लाई होती है। फिर जजेस के लिए जो यूनिक पॉइंट आता है वो है टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, और मिनिस्टर्स के लिए एक एक्स्ट्रा ओथ होती है, वो है एडिशनल ओथ ऑफ सीक्रेसी, कि उनको अपने जो कैबिनेट डिसीजंस होते हैं उनको प्रीमेच्योरली रिवील नहीं करना होता। वो ऐसे ही नहीं कि जाके बोल दे भाई हाँ कैबिनेट में ये बात हुई थी, तो ये ओथ ऑफ सीक्रेसी मिनिस्टर्स के लिए है ओनली। ठीक है, अब देखो ये 1997 वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करो और फिर करेक्ट आंसर बताओ एज पर द कोर्ट गिवन बिलो। पहला फंक्शनरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए जो हमने देखा था उसमें 3 पॉइंट्स थे, लेकिन यहाँ पे फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी एंड फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मे बी हम लोगों को यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि बी है या सी है, मे बी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में मैं आई वुड सजेस्ट कि जहाँ पे हमें श्योरिटी होती है ना, पहले उन पॉइंट्स को पकड़ना होता है। जैसे मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन के लिए हमें पता है सीक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन वाली जो बात है वो सिर्फ मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन पे अप्लाई होती है, मिनिस्टर्स पे अप्लाई होती है। तो फोर्थ के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन जा रहा है? ए। तो फोर्थ के साथ ए, मतलब ये ए एंड डी, ये 2 ऑप्शंस तो हमने कैंसिल कर दिए, मतलब अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे हैं, बी और सी। 50-50 है ना एक तरह से। अब देखो एक अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ये किसके लिए अप्लाई होती है? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सेकंड ऑप्शन के लिए हम मार्क करेंगे डी। सेकंड के लिए, अब देखो सेकंड के लिए डी यहाँ पे है यहाँ, अब लेकिन ए तो ऑलरेडी पहले एलिमिनेट कर चुके हैं, तो सेकंड के लिए डी मींस सी के अंदर है ना, तो ये बी भी कैंसिल हो गया, ये हमारा आंसर आ गया सी। तो इस तरह से हमें आंसर्स पे पहुंचना होता है, हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के अंदर नहीं जाना होता। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या इश्यू है इस आंसर में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी आता है, मतलब फर्स्ट जाना चाहिए बी के साथ फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे है सी के साथ फेथ एंड एलिजेंस। और फिर जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है ना, थर्ड जाना चाहिए आपका सी के साथ फेथ एंड एलिजेंस, लेकिन थर्ड है फेथफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। कह रहे हैं मतलब जो प्रेसिडेंट और मेंबर वाली जो ओथ है उसको यहाँ पे स्वैप कर दिया गया है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम तो सी को ही करेक्ट मानेंगे। और फ्यूचर के लिए मैं बता रही हूँ कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके साथ है फेथफुल डिस्चार्ज ड्यूटी, और मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के लिए फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि देखो यूपीएससी में इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, एग्जामिनर कभी कभी ऑप्शन सेट करते टाइम, कभी कभी क्वेश्चन स्टेटमेंट फ्रेम करते टाइम, या फिर कभी कभी इंटेंशनली भी इस तरह की चीजें करी जाती हैं, बिकॉज उनका अल्टीमेट पर्पज था कि आपको उन पॉइंट्स पे फोकस करवाना जो आउटराइटली डिफरेंट है या फिर आउटराइटली जो श्योर करेक्ट है। जैसे मिनिस्टर्स के लिए सीक्रेसी करेक्ट है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन करेक्ट है, तो दे जस्ट वांटेड यू टू फोकस ऑन दोस पॉइंट्स। मे बी इनको मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के जो ऑप्शंस इन्होंने स्वैप कर दिए, उसका पर्पज आपको कंफ्यूज करना ही हो सकता है। ठीक है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड, क्योंकि आप आईएएस की एग्जाम के लिए फाइल कर रहे हो, वहां पे एग्जामिनर आपसे सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी डिसीजन मेकिंग किस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, मान लो आपके पास पार्शियल इन्फॉर्मेशन है या फिर पार्शियली करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो हाउ यू अराइव टू द डिसीजन और विच ऑप्शन और विच डिसीजन यू फाइनली चूज। ओके, सो ऑलवेज कीप दिस पॉइंट इन माइंड। तो यहाँ से कितने सारे पॉइंट्स मिल गए हमें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, आधे बार तो स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि थर्ड शेड्यूल में किस किस की ओथ मेंशन्ड है। प्रेसिडेंट और गवर्नर तो उनको लगता है होंगे ही होंगे क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है, लेकिन ये ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर थर्ड शेड्यूल में मेंशन नहीं है। देखो कुछ और सिंपल टर्म्स को कवर कर लेते हैं बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, लाइक टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ
प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। पहली बात तो टर्म को देखते हैं। प्रेसिडेंट की टर्म क्या है? 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग ऑफिस। गवर्नर के केस में एज पर द आर्टिकल 156 मींस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टर्म 5 years है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मींस प्रेसिडेंट गवर्नर को किसी भी टाइम पे रिमूव कर सकते हैं विदाउट स्टेटिंग एनी रीजन। प्रेसिडेंट को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती कि गवर्नर को क्यों रिमूव किया जा रहा है। ओके, बट प्रेसिडेंट के केस में रिमूवल इतना आसान नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 61 में मेंशन्ड है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट का जो टर्म है ना, वो एक तरह से फिक्स टर्म है, लेकिन गवर्नर के केस में टर्म इज नॉट फिक्स्ड, गवर्नर इज ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इतना ध्यान रखना है। देन क्या प्रेसिडेंट का टर्म एक्सपायर हो गया उसके बाद वो ऑफिस में कंटिन्यू कर सकते हैं? आंसर इज यस। प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर कैन कंटिन्यू इन द ऑफिस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years ऑफ टर्म, ठीक है। अब देखो, प्रेसिडेंट को मान लो रिजाइन करना हो तो वो रेजिग्नेशन लेटर किसको भेजेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को। और वाइस प्रेसिडेंट जब लेटर रिसीव करेंगे रेजिग्नेशन का तो इन्फॉर्म करेंगे लोकसभा स्पीकर को एज सुन एज पॉसिबल। रीजन बीइंग क्योंकि प्रेसिडेंट क्या इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, और जब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिलेगी तब तक कोई बिल एक्ट नहीं बन सकता। तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट को लोकसभा स्पीकर को डायरेक्टली इन्फॉर्म करना पड़ता है आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। यू कैन रिमेम्बर इट लाइक दैट। गवर्नर किसको रेजिग्नेशन भेजते हैं? प्रेसिडेंट को। ये ध्यान रखना कि गवर्नर सीएम को रिजाइन नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर भेजते हैं जिन्होंने उनको अपॉइंट किया था। ओके, अब देखो वैकेंसी इन द ऑफिस। वैकेंसी कब क्रिएट होती है? इन सारी सिचुएशंस में, लाइक टर्म एक्सपायर हो गया, रिजाइन कर दिया, इम्पीच कर दिया प्रेसिडेंट को, या फिर गवर्नर को रिमूव कर दिया प्रेसिडेंट ने, तब वैकेंसी क्रिएट हो सकती है इन ऑफिसेज में। तो इन सारी सिचुएशंस को डील कैसे किया जाता है? जैसे मान लो टर्म एक्सपायरी वाली बात आती है, तब तो ये इंश्योर करना चाहिए कि जो इलेक्शंस है ना कंट्री में विद रिस्पेक्ट टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वो टर्म एक्सपायरी से पहले ही हो जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लो डिले हुए हैं किसी वजह से इलेक्शंस, तो आउटगोइंग प्रेसिडेंट कैन कंटिन्यू टू सिट, जैसे अभी मैंने बताया था, ही कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 5 years, ठीक है। अब गवर्नर के केस में इलेक्शंस हेल्ड होते नहीं है। टर्म एक्सपायरी के बाद क्या करते हैं? प्रेसिडेंट सिंपली अपॉइंट कर देते हैं न्यू गवर्नर को, या फिर आस्क द करंट वन टू कंटिन्यू, जैसे यहाँ पे अभी बताया मैंने कि ही और शी कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 5 years, ठीक है। अब ये तो टर्म एक्सपायरी वाला सिनेरियो हो गया। इसके अलावा मान लो सडन वैकेंसी क्रिएट हो रही है, किस वजह से? डेथ हो गई इनकम्बेंट प्रेसिडेंट या गवर्नर की, रिजाइन कर दिया उन्होंने, उनको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो उस सिनेरियो में जैसे प्रेसिडेंट का केस हम देख रहे हैं, कौन ऑफिस को ऑक्यूपाई करेंगे? प्रेसिडेंट के केस में अगर वैकेंसी क्रिएट हुई है तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट। अब मान लो वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अनअवेलेबल है तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज एक्ट एज प्रेसिडेंट टू अवॉइड द इंटररेग्नम। गैप नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ऑफिस खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये सब लोग हैं जिनके पास एलिजिबिलिटी है टू ऑक्यूपाई द प्रेसिडेंट ऑफिस इन केस ऑफ वैकेंसी। अब देखो, अब क्या वो कोई कहे कि सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज भी नहीं अवेलेबल हुए, तो वो तो अवेलेबल होंगे ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जज में तो 33 जजेस हैं, कोई ना कोई तो अवेलेबल होगा ना, एक्सक्लूडिंग द सीजीआई ना। फिर उसके बाद वैकेंसी तो हो गई और उसको ऑक्यूपाई भी कर लिया इनमें से किसी एक डिग्निटरी ने, लेकिन इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months। और फिर अगेन जो न्यू प्रेसिडेंट होंगे वो इलेक्ट होंगे फुल टर्म ऑफ 5 years। ये ध्यान रखनी है, क्योंकि जनरली जैसे हमने देखा था ना राज्यसभा के केस में जब वैकेंसी होती है तो न्यू जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ जो रिमेनिंग टर्म है उसके लिए ऑक्यूपाई करते हैं ऑफिस को, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर ए फुल टर्म ऑफ 5 years, ठीक है, कीप इट इन माइंड। अब गवर्नर के केस में सडन वैकेंसी हुई इन्हीं सब रीजंस की वजह से, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, तो इस पे कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट में मेक सच प्रोविजंस एज ही थिंक्स फिट। तो जनरली इन प्रैक्टिस क्या हो रहा है, जब भी गवर्नर की ऑफिस में सडन वैकेंसी आती है तो चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट हाई कोर्ट वो अपॉइंट किए जाते हैं टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ गवर्नर टेम्परेरीली, ठीक है। अब एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे वो ओनली ऐसे पर्सन रहे हैं हु हैव सर्व्ड एज ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज सीजीआई, ठीक है। एक बार ये सीजीआई थे, उस कंडीशन में इन्होंने प्रेसिडेंट की तरह एक्ट किया था, और एक बार ये वाइस प्रेसिडेंट थे, उस कंडीशन में जब वैकेंसी हुई थी प्रेसिडेंट ऑफिस में तब उन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट संभाली थी, ठीक है। और एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब भी वैकेंसी हुई या फिर कुछ भी हुआ और फिर उनकी जगह कोई भी प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं तो उनको अगेन वो सब ओथ्स वगैरह
लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट वाली ओथ, लाइकवाइज गवर्नर की ओथ। ओके, ये वीडियो का साइज काफी लंबा हो गया है, तो अभी तक हमने ज्यादातर सिमिलर पॉइंट्स पढ़े हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अभी स्टिल रिमेन्स। जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर की वीटो पावर्स में क्या डिफरेंस है, प्रेसिडेंट गवर्नर की डिस्क्रेशनरी पावर्स में क्या वेरिएशन है, पार्डनिंग पावर्स में क्या डिफरेंस है, एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये चारों टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज इन टॉपिक्स में DYQs भी काफी सारे हैं। मीनवाइल यू शुड रीड प्रेसिडेंट एंड गवर्नर फ्रॉम द लक्ष्मीकांत बुक। और एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी कि अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज ट्राई टू शेयर दिस वीडियोस विद द फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल। अगर किसी एक भी स्टूडेंट की हेल्प हो जा रही है आपकी वजह से या मेरी वजह से, विल बी वर्थ फ्री। ठीक है, सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर aspirants as well to help more and more people in the community. See you in the next video. All the best.